जय हिंद साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा टॉपिक है, वह है हमारा भारतीय संविधान से संबंधित। क्या है? भारतीय संविधान में हमारे कुछ अनुसूचियां हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं उसको आपको 2 क्लासों में पढ़ाऊंगा। पहली क्लास क्या पार्ट 1 मैं आज करवा रहा हूँ और पार्ट 2 मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, 2 क्लास आपके लिए इसकी अपलोड करूंगा। तो पहली क्लास हमारी आज है पार्ट 1 और जो दूसरी क्लास है वो आगे जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो देखिए, पार्ट 1 में हमारा है क्या, पार्ट 1 में जो हम अनुसूची पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 7 अनुसूची तक। कुल जो हमारे पास अनुसूची है वो है हमारे पास 12 अनुसूचियां वर्तमान में। ठीक है, तो देखिए शुरू में जो हमारी अनुसूचियां है कितनी है, अभी वर्तमान में जो अनुसूची है वो है हमारे पास 12 अनुसूचियां। और जब संविधान लिखा गया तो उस समय पे कितनी अनुसूची थी हमारे पास? उस समय पे थी 8। अब 4 बढ़ गई हैं, तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितनी हो गई है हमारे पास? 12 अनुसूची हो गई हमारे पास वर्तमान में। ठीक है, कुल जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हमारे पास? 12 है अब वर्तमान में। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी हमारे पास 8। देखिए दोस्तों, ये जो है अभी जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे हमारा एसएससी सीएचएसएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी है, ठीक है, डीआरडीओ सीआईए सब, और बाकी जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट जो है हमारे पास एक टॉपिक आज का बहुत ही मुख्य टॉपिक है। इससे कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे जरूर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा भी आपको जो है परेशानी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसके आपके लिए 2 वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम अपनी जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे अनुसूची जो थी मैंने भी आपको बताया है कि जो शुरुआत थी संविधान जब हमारा लिखा गया था उस समय पर हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जैसी हमें जरूरत पड़ी आगे, उसके साथ साथ क्या हुआ, हमने अपनी 4 अनुसूचियां और जोड़ी है। तो वर्तमान में कुल हमारे पास अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हमारे पास? 12। अब देखिए अनुसूचियों का काम क्या है, किस तरीके से जो है इनको बनाया गया है, किस तरीके से क्या क्या इनमें दिया गया है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है देश, राज्य व केंद्र शासित राज्य, उनके बारे में हमें जानकारी दी गई है। वो क्या है, उनका राज्य क्षेत्र कितना है, ठीक है, उनके बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है। जो हमारे प्रथम अनुसूची है वहां से किसके? देश, राज्य, केंद्र शासित राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी दूसरी अनुसूची की बात। अनुसूची नंबर 2 है दूसरी अनुसूची। इसमें जो हमें बात जानकारी मिलती है वो मिलती है वेतन व भत्तों के बारे में। वेतन व भत्ते, अब देखिए वेतन व भत्ते किसके हैं किसके नहीं है, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, जो भी हमारा जो है, अगर कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट है हमारी, उसका अगर एक छोटे छोटा एम्प्लॉय है, वेतन उसको भी मिलता है, भत्ता उसको भी मिलता है। पर क्या उसके वेतन और भत्ते के लिए यहाँ पर हमें जो है संविधान में कुछ प्रावधान होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है कि हमारे लिए कुछ हमारी संस्थाएं ऐसी है या फिर जो हमारा गवर्नमेंट है उनके लिए जो गवर्नमेंट अपने आप जो उनके वेतन भत्ते जो क्या करती है, निर्धारित करती है। और जो हमारे उच्चस्थ पदों पर नियुक्त हैं, जो हमारे उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्ति है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है, हमारे जो मुख्य जो मतलब केंद्र के अधीन जितने भी हमारे ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनके वेतन और भत्तों को जो निर्धारित किया जाता है वो क्या क्या किया जाता है, यहीं से उनको जो है उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर जो वेतन और भत्तों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्या है हमारा? भाग कै। भाग क्या है? इसमें किस किसके जो वेतन भत्ते के बारे में जानकारी मिलती है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। किसके? राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में हमें जानकारी किसमें मिलती है? दूसरी अनुसूची के भाग कै में। ठीक है, उसके बाद आता भाग ग। दूसरी अनुसूची के भाग ग में किसके? लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसके? लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों के जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है किसमें?
अनुसूची, दूसरी अनुसूची के भाग ग में। और क्या है, राज्यसभा और विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं, जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं, उनके जो वेतन और भत्ते के बारे में भी कहाँ से जानकारी मिलती है हमें, यहीं से जानकारी मिलती है। यानी कि जितने भी हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, या फिर हमारे जो आगे देखिए न्यायाधीश हैं, और जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये जितने भी हमारे इस तरह के बड़े पदों पर हमारे जो है मतलब बड़े पदों पर जो कार्य करने वाले जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, उन सभी के जो वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है, दूसरी अनुसूची से मिलती है। देखिए इसका जो अगला भाग है वो भाग है, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक है, जितने भी हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के हों, उन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी भी हमें यहीं से मिलेगी। और जो अगला भाग है भाग ण, इसमें जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला पार्ट, अगली जो अनुसूची आती है हमारे पास, वो आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो कहा गया है वो कहा गया है शपथ ग्रहण के बारे में। देखिए कोई भी हमारे पास पद है, हम कोई भी पद ग्रहण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिलवाई थी, उसकी गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है, या फिर उसके प्रति हम कर्तव्य निष्ठता की हमें शपथ दिलवाई जाती है कि हम इस कार्य को जो है अपनी सच्ची निष्ठा से निर्वाह करेंगे। जो भी पद होता है उस पद के लिए अलग अलग तरह से क्या होता है, जो है शपथ दिलवाई जाती है। तो जितनी भी शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, जितने भी न्यायाधीश है उनको, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को, या फिर जितने हमारे मंत्री हैं, उन सभी को जो हमें शपथ दिलवाई जाती है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, तीसरी अनुसूची। देखिए क्या है, राष्ट्रपति, मंत्री या न्यायाधीश, उन सभी को शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सी अनुसूची से मिलती है, हमारी तीसरी अनुसूची से। उसके बाद बात आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, तो देखिए चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा में जो हमारे राज्यों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, कहा, राज्यसभा में हमारे राज्यों के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटें जो आवंटित की गई हैं, उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, हमारी चौथी अनुसूची है। देखिए ये भी नहीं हो सकता, मान लो कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य छोटा है, तो हो सकता है कि बड़ा राज्य क्या है अपने लिए ज्यादा जो कम सीट जो है बड़ा राज्य है तो उसके लिए तो बड़े ज्यादा सीट चाहिए ही। अब यहाँ पे क्या कोई छोटा राज्य हो सकता है, वो भी अपने लिए क्या कर सकता है, ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हो, ऐसा नहीं, प्रावधान कुछ भी नहीं है। इसके लिए क्या है, सीटें निर्धारित की जाती है किस राज्य को कितनी सीट दी जाएंगी, और ये जो सीट हमारी निर्भर करती है वो करती है राज्य की पॉपुलेशन पर। ठीक है, राज्य की पॉपुलेशन पर ये जो है सीटें हमारी निर्भर करती है कि किस राज्य को कितनी सीट दी जाएगी, कहां पर, राज्यसभा में। उसके बाद बात आती है हमारी पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमारी एससी और एसटी कास्ट के बारे में। जो भी हमारी एसटी कास्ट मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों कास्टों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए एससी और एसटी कास्ट है क्या, ये हमारी क्या है, हमारे यहाँ पर जो बेसिकली क्या है, संविधान में चार कास्टों का जो जिक्र किया गया है। पहले हमारे क्या जनरल है, उसके बाद ओबीसी, फिर आती है हमारी एससी और उसके बाद आती है एसटी। तो जो एससी और एसटी है, इनको जो है एक तरीके से क्या माना गया है कि एसटी जो है, सॉरी एसटी के बारे में पहले हम बात करते हैं। एसटी कास्ट वो है जो कि एक तरीके से निचले जो है तबके के व्यक्ति थे, या फिर इनको क्या कह सकते हैं, दलित व्यक्ति, जिनके बारे में हमारे संविधान में भी जो है कुछ उनको जो है अलग से जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब हुए हैं, उन्होंने उसके लिए जो अलग से कुछ रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया है ये। और एसटी वाले क्या है, एसटी वाले वो लोग थे जो पहले क्या थे, आदिवासी लोगों की जो जिंदगी जीते थे, जो पहले आदिवासी लोगों की जिंदगी जीते थे, वो क्या है ऐसे लोग थे। उनको क्या किया, उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। उनको क्या किया है, वहां से जो आदिवासी जीवन अपने व्यतीत करते वहां से उनको ला करके क्या किया गया है, जो नगरीय जीवन है उसमें जो है उनको ढाला गया है। उनके लिए अलग से क्या है, क्या कुछ जो है प्रबंध किए गए थे, जैसे उनको जो है कुछ और जो है ज्यादा रिजर्वेशन देना। तो ये सारे क्या है एससी और एसटी के बारे में किसके कहां से जानकारी मिलती है हमें, पांचवी अनुसूची से। पांचवी अनुसूची से एससी एसटी के बारे में जानकारी मिल गई। अब बात आती है हमारी छठी अनुसूची की।
यहाँ से हमें क्या जो है देखने के लिए मिलता है। तो देखिए छठी जो अनुसूची है उससे भी हमें क्या जानकारी मिलती है, उससे भी हमें एसटी कास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? एसटी के बारे में जानकारी मिलती है। पर ये क्या थी, 5वीं अनुसूची में पूरे भारत की जो एससी और एसटी कास्ट आती है उनके बारे में है। जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत पूरे भारत में जितनी भी एससी और एसटी कास्ट आती है उन सभी के बारे में जानकारी है। पर यहाँ पर जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में हमारी कुछ 4 राज्य हैं जिनकी जो एसटी कास्ट है उसके बारे में ही बस खाली हमें जानकारी मिलती है, या फिर उनके लिए ही कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। पहला राज्य है हमारा असम, दूसरा हमारा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा है मिजोरम। तो देखिए पहला राज्य कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी एसटी कास्ट के जो है इनमें कुछ ज्यादा पिछड़े जो है वर्ग के लोग थे, जो कि हमारे आदिवासी जीवन अभी भी कुछ लोग वहां पर जो है अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, अलग से एक अनुसूची का प्रावधान किया गया था। वो कौन सी थी? छठी अनुसूची। देखिए इनको अगर हम एग्जाम में हमारे आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे कौन से 4 राज्य जिनके लिए जिनका वर्णन क्या छठी अनुसूची में किया गया है, या फिर छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों का वर्णन किया गया है, तो उसको हमें याद रखना पड़ेगा। कितने? 4। इसके लिए देखिएगा हम इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ऐसे असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या एक जो ट्रिक भी बन जाती है हमारे पास, क्या? एटीएम। ये तो हम सभी लोग जो यूज करते हैं आजकल इसको, एटीएम को, एटीएम। और लास्ट में क्या बचा हमारा? एक और बचा एम। तो क्या कर लेंगे? एटीएमएम, एटीएम और ये एम। ठीक है, एटीएम, एटीएम मनी बोल देंगे उसको, एटीएम मनी या फिर एटीएमएम। एटीएमएम का मतलब हो जाएगा, ए से हो जाएगा हमारा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनको जो है छठी अनुसूची में रखा गया है एसटी वर्ग के लिए। ठीक है, अगली जो बात आती है वो आती है हमारी 7वीं अनुसूची की। अगली बात किसकी आती है? हमारी 7वीं अनुसूची। देखिए ये अनुसूची यहाँ से हमारे अक्सर सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं 7वीं अनुसूची से। सबसे ज्यादा प्रश्न कौन सी अनुसूची से पूछे जाते हैं? हमारे 7वीं अनुसूची से। अब यहाँ से क्या प्रश्न आते हैं? देखिए 7वीं अनुसूची में हमारे पास जो 3 सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है। पहली क्या है हमारी? केंद्र या फिर संघ सूची। पहली क्या है? केंद्र दिया, संघ सूची। दूसरी हमारी राज्य सूची और तीसरी क्या है हमारी? समवर्ती सूची। अब देखिए इसमें 3 जो है सूची दी गई है, इनका तीनों का अलग अलग कार्य है। अब देखिए हमारे यहाँ भारत के संविधान में जो है किस तरीके से विभाजन किया गया है। केंद्र में जो हमारी केंद्र सरकार है उसको अलग जो है, उसका काम अलग है। फिर राज्य है, राज्य सरकार का काम अलग है। तो देखिए काम अलग है तो उनके कार्य करने के तरीके भी अलग होंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पर कि केंद्र सरकार जो काम करेगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर कि राज्य सरकार काम करेगी, और कुछ चीजें ऐसी जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को क्या है, मिलकर के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार जो राज्य की सरकारों पर भी कुछ कार्य कर सकती है, परंतु राज्य सरकार केंद्र के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बस इतना है कि हाँ, जहां पर अगर जो है ऐसे जो है बात आती है कि यहाँ किसी एक वर्ग या फिर कोई भी एक सरकार जो कोई कार्य नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या होगा, उन दोनों सरकारों को मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जो है अलग सूची का जो है प्रावधान है। तो देखिए जहां पर हमारी केंद्र सरकार कार्य करेगी, केंद्र सूची पर क्या करेगी, हमारी केंद्र सरकार कार्य करेगी। इस पर कार्य करेगी हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कार्य करेगी और राज्य सूची पर करेगी हमारी राज्य सरकार। राज्य सूची पर करेगी राज्य सरकार कार्य। और समवर्ती सूची ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें जो है मिलकर कौन सी किस सूची पर कार्य करती है, हमारी समवर्ती सूची। मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जिस पर कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही जो है बात चलनी है, तो उसको किस में रखेंगे हम? समवर्ती सूची में रखेंगे। अब देखिए बात आती है हमारी संघ सूची की या फिर केंद्र सूची की। संघ सूची
या फिर केंद्र सूची, इसमें देखिए प्रारंभ में कितने जो है विषय थे जिन पर की जो है जो कानून थी वो कौन बनाई, केंद्र सरकार। तो देखिए इसमें प्रारंभ में हमारे पास 97 विषय थे, कितने 97 सब्जेक्ट थे जिन पर जब जो अपने कानून बनाई वो कौन बनाती थी, केंद्र सरकार। 97 विषयों पर जो है जो कानून बनाती थी केंद्र सरकार बनाती थी। अब ये जो है कुछ बढ़ के अब कितने हो गए, ये इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 100। तो वर्तमान में जो केंद्र सूची के अंतर्गत हमारे विषय आते हैं, कितने विषय आते हैं, 100। उस समय पर कितने थे, जब प्रारंभ में जब हमारी जो है संविधान की जो है रचना हुई थी उस समय पर हमारे 97 विषय ऐसे थे जिन पर केंद्र सरकार जो है अपना कार्य करती थी। अब वर्तमान में कितने, 100 विषय ऐसे जिन पर केंद्र सरकार कार्य करती है। अब देखिए बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार के लिए जब हमारा संविधान बना था, उस समय पर राज्य सरकार के लिए कितने विषय थे, 66 विषय ऐसे थे जिन पर क्या थी, राज्य सरकार अपना कार्य करती थी। 66 विषय पर राज्य सरकार अपना जो है कार्य करेगी। पर अब वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में है अब 61 विषय जिन पर जो है क्या है कि राज्य सरकार कार्य करती है। अब देखिए एक तरीके से ये देख लेते हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन से जो कार्य आते हैं। तो सबसे पहला कार्य आता हमारा जनगणना का। एक उदाहरण के तरीके से हम लेके चलते हैं जनगणना। तो जनगणना को कौन करवाता है, जनगणना करवाता है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में किसके, गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना की जाती है। ठीक है, तो जनगणना जो किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के। अगला आता है हमारा नेशनल हाईवेज, NH। जितने हमारे नेशनल हाईवेज है वो किसके अंडर में आते हैं, हमारे केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। उनको जो रेगुलेट करती है कौन सी सरकार करती है, हमारी केंद्र सरकार। उन पर जितने भी नियम बनाती है केंद्र सरकार नियम बनाती है। उससे अगला आता है हमारा मुद्रा। उससे अगला क्या आता है, मुद्रा। यानी कि हमारा करेंसी से संबंधित जितने भी नियम बनाएगी वो कौन बनाएगी, हमारी केंद्र सरकार ही बनाएगी। अब देखिए बात अगर हम करते हैं राज्य सरकार की, राज्य सरकार किस तरह के विषयों पर जो अपनी जो है कानून बनाती है। तो देखिए जैसे कि हम जो यहाँ पर जो है हर किसी राज्य की क्या है, अपनी अलग पुलिस है। हर किसी राज्य की पुलिस व्यवस्था अलग है। तो वहां पर क्या है, यहाँ पर जो है केंद्र बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है पुलिस के मामले में। ठीक है, पुलिस के मामले में केंद्र सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बात आती है अगर जनगणना की, तो वहां पर हमारी राज्य सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पर इन दोनों का क्या अलग अलग अपना एक दायरा है। बात आती है हमारी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो उस समय जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय जो विषय थे वो थे कितने, हमारे पास 47। संवर्ती सूची प्रारंभ में हमारे पास 47 विषय थे, पर अब जो हमारे पास वर्तमान में विषय है वो है हमारे पास 52। वर्तमान में विषय कितने हैं, 52। ठीक है, यानी 52 अब इस समय पर विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो है क्या करती है, कार्य करती है। संवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकारें मिलकर के क्या करती है, कार्य करती है, नियम बनाती हैं। अब देखिए इनमें जो पहला हमारा अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा से संबंधित जितना भी हमारा कार्य होता है वो कौन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हमारा करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें राज्य की तो राज्य में अपने हर एक किसी राज्य का अपना अलग एक बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इस तरह का। ठीक है, आगे अब एक हमारा सेंट्रल में भी जैसे हमारा CBSE बोर्ड है, वो क्या है, सारे जितने भी जो है सेंट्रल जो हमारी केंद्र सरकार है उसके अधीन आता है। तो यहाँ पर शिक्षा अलग हो जाती है। विवाह से संबंधित जितने भी नियम है वो सारे नियम क्या हमारी कौन सी सरकार रेगुलेट करती है, दोनों सरकारें मिलकर के इसको रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कितनी 7 अनुसूची अपनी पढ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के अनुसूचियों के बारे में। तो हम आज की अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।